मेरी कहानी एक निर्जन रेगिस्तान के बीच से शुरू होती है। मेरा नाम कैथरीन डीन है। जब मैं अपने एक युवा मरीज एडवर्ड से मिलने के लिए सवारी कर रही थी तो वो बहुत खुश दिख रहा था। मैंने उसे नाव की सवारी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने एक विशाल जंग लगी नाव की ओर इशारा किया। मैंने कहा, नहीं, हम इस प्यारी छोटी नाव में जाएंगे। लड़का अचानक रुक गया। उसने कहा कि नाव टूट गई है और अचानक वह एक राक्षस में बदल गया और भाग गया। उसे देखकर मैंने अपनी कलाई पर लगे एक सेंसर को दबाया और तुरंत प्रयोगशाला में वापस चली गई, जहां मैं एक मशीन से जुड़ी हुई थी। ओह हाँ, मेरी दुनिया में प्रौद्योगिकी मुझे आप जैसे मनोवैज्ञानिकों को अपने मरीजों के दिमाग में घुसने की अनुमति देती है। मैं एडवर्ड के साथ काम कर रही थी, एक कोमा में पड़ा बच्चा काफी समय से। मेरा काम उसकी आंतरिक दुनिया में जाना, उसका विश्वास जीतना और उसके दिमाग को जकड़ने वाली बाधाओं से मुक्त करने की कोशिश करना था। थेरेपी सत्र के बाद मैं प्रयोगशाला से बाहर निकली और अपने दो वरिष्ठ ढूंढो, हेनरी वेस्ट और डॉक्टर मिरियम केंट से मिली। एडवर्ड का अरबपति परिवार इस परियोजना को प्रायोजित कर रहा था, लेकिन 18 महीनों की कोई बड़ी सफलता न मिलने के बाद वे धैर्य खो रहे थे। उनका मानना था कि जो मैं उनके बेटे के दिमाग में अनुभव कर रही थी वह केवल मति भ्रम था और वे अपने बेटे को एक नियमित अस्पताल में ले जाना चाहते थे। उसी समय कहीं और, जहां मुझे बहुत बाद में पता चला, कार्ल स्टारगर नाम का एक आदमी अपने कुत्ते वैलेंटाइन के साथ एक सुनसान इमारत की ओर जा रहा था। अंदर वह पानी से भरे कांच के टैंक को घूर रहा था, जहां एक लड़की तैर रही थी। कुछ ही देर में वह बेचारी लड़की कांपने लगी और पूरी तरह से मर गई। प्रयोगशाला में लौटकर डॉ मिरियम ने मुझे ये खुशखबरी दी कि हमने एडवर्ड के परिवार को 6 महीने का अतिरिक्त समय देने के लिए मना लिया है। मैंने एक नई उपचार विधि का प्रस्ताव रखा, एक काफी साहसिक विचार, एडवर्ड को अपने दिमाग में ले जाना। जाहिर है डॉ मिरियम ने इसका जोरदार विरोध किया, क्योंकि ये दोनों के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि यही एकमात्र रास्ता है। एडवर्ड की दुनिया बहुत जहरीली थी और मुझे उसे एक सुरक्षित जगह दिखानी थी। इस बीच वह सीरियल किलर कार्ल स्टारगर अपने शिकार के शव को ले जा रहा था। घर पर उसने लड़की को एक धातु की मेज पर लिटाया, उसकी त्वचा को तब तक ब्लीच किया जब तक वो एक बेजान गुड़िया की तरह न दिखने लगे। फिर उसने अपनी त्वचा से आर पार की हुई हुक से खुद को लटका लिया और शांति से उस फुटेज को देखा जिसमें पीड़ित के अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड किया गया था। अगले दिन लड़की का शव मिला और यहीं पर FBI एजेंट पीटर नोवाक ने मामले को संभाला। ये पहली शिकार नहीं थी। वो इस बीमार हत्यारे का लंबे समय से पीछा कर रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए वो वास्तव में हताश था। कहीं और कार्ल स्टारगर ने अपने अगले शिकार जूलिया हिक्सन नाम की एक लड़की को निशाना बनाया था। इस बीच पीटर की टीम को पीड़ित के शरीर पर कुत्ते के बाल मिले। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये एक अल्बिनो जर्मन शेफर्ड का था, जो अत्यंत दुर्लभ है। जूलिया की ओर से पार्किंग स्थल पर उसे अचानक लगा कि उसने किसी चीज पर गाड़ी चलाई है। वो नीचे उतरी और वैलेंटाइन अल्बिनो कुत्ते को पहिए के नीचे फंसा पाया। जब वो कुत्ते के लिए चिंतित थी, कार्ल स्टारगर पीछे से निकला और उस पर हमला कर दिया। जूलिया के गायब होने से पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गईं। वे अल्बिनो कुत्ते और एक संदिग्ध ट्रक का पता लगाने के लिए अपना सब कुछ लगा रहे थे। पीटर नोवाक जूलिया के घर गए और जान लिया कि वह शादी करने वाली है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक नियति फोन कॉल आया। उनके साथियों ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने एक अजीब आदमी को अल्बिनो पिल्ला बेचा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास उसका पता था। उसका नाम कार्ल रुडोल्फ स्टारगर था। जैसे ही पुलिस रास्ते में थी, कार्ल को नहाते समय ऐंठन होने लगी। वो दवा लेने के लिए लंगड़ाता हुआ गया, लेकिन फर्श पर गिर पड़ा। जब पुलिस अंदर घुसी तो उन्हें रसोई में केवल कार्ल स्टारगर का बेहोश शरीर मिला। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन जूलिया को नहीं पाया, केवल अल्बिनो कुत्ते को। कार्ल को अस्पताल ले जाया गया, जबकि पीटर तहखाने में चले गए। ये वास्तव में नर्क का एक टुकड़ा है। जब पीटर ने टीवी चालू किया तो वो अपने सामने पीड़ितों की मृत्यु के फुटेज को देखकर अवाक रह गया। इस बीच जूलिया अभी भी उस कांच के कमरे में फंसी हुई थी, हताशा में मदद के लिए चिल्ला रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने पीटर को बिजली गिरने वाली खबर दी। कार्ल को स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत ही गंभीर रूप था। पानी से संबंधित आघात ने इसे ट्रिगर कर दिया था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वो कभी नहीं जागेगा। कोई भी दवा उसे जगा नहीं सकती थी। पीटर लगभग पागल हो गया। वो चिल्लाया कि एक लड़की एक कमरे में बंद है जो डूबने वाली है, और केवल कार्ल ही जानता है कि वो कहाँ है। अगर वो उसे नहीं जगा सकता तो जूलिया डूब जाएगी। हत्यारे के पास एक स्वचालित टाइमर था और उनके पास 40 घंटे से भी कम समय बचा था। ये सुनकर डॉक्टर को एक विचार आया और उसने पीटर को उस शोध सुविधा में ले गया जहां मैं काम करता हूं। और तभी मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया। पीटर नोवाक ने स्थिति समझाई और जूलिया का पता लगाने के लिए मुझे कार्ल स्टारगर के दिमाग में जाने की विनती की। परिषद ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा था। मैंने समझाया कि ये उतना आसान नहीं था। स्किज़ोफ्रेनिया का रोगी वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। उसका विश्वास जीतने और उसे सहयोग के लिए राजी करने में आमतौर पर महीनों लग जाते। लेकिन जब पीटर ने मुझे पिछले पीड़ितों का वीडियो दिखाया तो मेरा दिल डूब गया। मैं मना नहीं कर सकी। मैंने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। मैंने समझाया कि कार्ल को तैरने की भावना से ग्रस्त है, जैसे पानी में तैरना। इस बीच डॉ हेनरी ने एजेंटों को समझाया कि मशीन कैसे काम करती है। ये एक व्यक्ति के मस्तिष्क का नक्शा कॉपी करके दूसरे व्यक्ति को सिग्नल भेजेगी, और मेरे हाथ में एक चिप है। बस इसे दबाए मैं कभी भी हकीकत में लौट सकता हूँ। और फिर यात्रा शुरू हुई। मैं और कार्ल सो गए, हमारे तंत्रिका तंत्र जुड़ गए। तुरंत मैंने खुद को उसके दिमाग में पाया, कार्ल को बपतिस्मा लेते हुए देखा। फिर मैंने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया और विशाल सीढ़ी पर चढ़ते हुए युवा कार्ल से मिला। मैं तेजी से पीछे चल पड़ा।
हम एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां बीच में एक बड़ा घोड़ा खड़ा था और बच्चा कोने में सिमटा हुआ था। मैंने बच्चे काल से बात करना शुरू कर दिया, उसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो घड़ी की ओर देखता रहा और अचानक मुझे घोड़े से दूर धकेल दिया। तुरंत छत से तेज ब्लेड की एक श्रृंखला गिर गई, घोड़े को टुकड़ों में काट दिया। मैंने महसूस किया कि उस बच्चे ने मुझे बचाया था, लेकिन और भी अजीब बात यह थी कि फटे हुए होने के बावजूद घोड़ा अभी भी जीवित लग रहा था। उस भयानक दृश्य के बाद काल बच्चा भाग गया। मैंने उसका पीछा किया और एक और कमरे में भटक गया जो मशीन गुड़ियों में बदली हुई महिलाओं से भरा था। अत्यंत भयभीत होकर मुझ पर एक विशालकाय महिला ने हमला किया। वो मुझे एक बड़े हॉल में ले गई जहां एक विशालकाय आदमी एक सिंहासन पर बैठा था जिसकी पीठ हुकों से भरी हुई थी। वो आदमी कार्ल स्टार्गर का दुष्ट संस्करण था। वो मेरी ओर बढ़ा और उस पल में मैं अत्यंत भयभीत हो गई। मैं केवल असली दुनिया में वापस जाने के लिए सेंसर बटन दबा सकी। जब मैं जागी तो पीटर वहीं था। मैं अभी भी कांप रही थी, उसे बता रही थी कि मैंने कभी भी इतना भयानक कुछ नहीं देखा था। डॉक्टर हेनरी ने मुझे आराम करने की सलाह दी। यदि मेरा मन ये मानता कि जो कुछ भी हुआ वो सत्य है तो मैं हमेशा के लिए खो सकता था। इस बीच कहीं और जूलिया के जेल कक्ष में पानी की पहली फुहारें पड़ने लगी। फिर पीटर ने मुझे एडवर्ड के बिस्तर के पास बैठे हुए पाया। मैंने उसे बच्चे की स्थिति के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि जब मैं किसी के मन में जाता हूं तो मैं सब कुछ देख सकता हूं, यहां तक कि वे सबसे अंधेरे हिस्से भी जिन्हें वे छिपाना चाहते हैं। मैं काल के दिमाग में जो कुछ मैंने देखा था उसे फिर से महसूस नहीं करना चाहता था। उसने एक विकृत राज्य बनाया था जहां वो राजा था, ईश्वर था और कुछ भी करने की अनुमति थी। ये सुनकर पीटर ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो एक अभियोजक हुआ करता था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे बाल शोषण के एक दोषी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी रात उस आदमी ने एक और छोटी लड़की को चोट पहुंचाई। ये घटना पीटर को इतनी बुरी तरह से परेशान कर गई कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और ऐसे पागल लोगों को पकड़ने के लिए FBI में शामिल हो गया। उसकी कहानी ने मुझे छू लिया। मैंने कहा कि काल के अंदर अच्छाई का एक हिस्सा अभी भी है, एक बच्चा। मुझे विश्वास है कि यदि हम उस बच्चे तक पहुंच पाते तो हम जूलिया को ढूंढ लेते। और इस तरह मैंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार मैंने उसके कुत्ते वैलेंटाइन को साथ लाने को कहा। अंदर जाने पर वैलेंटाइन मुझे बच्चे काल के पास ले गया। मैंने उस बच्चे को एक छोटा आईना दिया और कहा कि जब उसे मदद की जरूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए करे। बच्चा बहुत खुश था, लेकिन मैंने गलती से एक प्लेट तोड़ दी। वो डर गया और मुझे अलमारी में छिपा दिया, इससे ठीक पहले कि काल के पिता अंदर आए और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं वहीं खड़ा था, सहाय उन सभी आघातों को देख रहा था जिन्होंने बाद में राक्षस कार्ल स्टार्गर को आकार दिया। एक और दृश्य में मैंने एक वयस्क काल को बाथटब के पास देखा जहां उसके पहले पीड़ित का शव था। उसने बताया कि उसकी बीमारी पहली बार उसके बपतिस्मा के दिन भड़की थी जब उसके पिता ने उसे पानी में डुबोया था। उसे लगा कि वो डूब रहा है। जब मैंने जूलिया के बारे में पूछा तो वो पागल हो गया और उसका शैतानी रूप वापस आ गया। इस बार उसने हमला किया और मेरे गले में धातु का फंदा डाल दिया। वास्तविक दुनिया में लोगों को एहसास हुआ कि मैं फंस गया था। मैं खुद को बाहर नहीं निकाल सका। ये देखकर पीटर नोवाक ने कुछ अकल्पनीय किया। उसने मुझे बचाने के लिए स्वेच्छा से मेरे दिमाग में प्रवेश किया। बिना किसी प्रशिक्षण के उसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। डॉक्टर मिरियम ने उसे मुझे जगाने के लिए मेरे जीवन के बारे में कुछ निजी कहने का निर्देश दिया था। जब पीटर अंदर गया तो उसे उस शीशे से जो मैंने उसे दिया था काल बच्चे ने रास्ता दिखाया। उसने मुझे पाया, लेकिन तब तक मैं शैतान राजा काल के नियंत्रण में थी। मैंने उसे पहचाना नहीं बल्कि उसे बहकाया। इसके तुरंत बाद दानव प्रकट हुआ और पीटर को बेहोश कर दिया। जब वो उठा तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और दानव उसकी आंतों को बाहर निकाल रहा था, जबकि मैं बस खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। हताशा में पीटर चिल्लाया, मुझे एक दुर्घटना में मारे गए छोटे भाई की याद दिलाई। उस पल में होश में आ गई। वो दर्दनाक स्मृति मुझे वास्तविकता में वापस ले आई और मैंने दानव की पीठ में एक लोहे की छड़ घोंप दी। इसके बाद पीटर और मुझे एक और कमरे में खुद को पाया जहां जूलिया को पानी से भरे कांच के पिंजरे में बंद कर दिया गया था। लघु काल भी वहां था और मैंने उससे इस स्थान को मानचित्र पर इंगित करने के लिए कहा। इस बीच पीटर ने सावधानी से कांच के टैंक पर कार्वर लोगों को पहचाना जो उसे काल के तहखाने में मिला था। उसने कहा कि वो जानता है कि जूलिया कहाँ है। मैंने छोटे काल से वादा किया कि हम उसे बचाने के लिए वापस आएंगे। जैसे ही हम निकले वह दानव आया और उसे ले गया। वास्तविकता में वापस आकर पीटर ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कार्वर औद्योगिक उपकरण के बारे में सभी जानकारी खोजने का आदेश दिया। इस समय तक जूलिया की सेल लगभग पानी से भर गई थी। ये देखकर मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने खुद को प्रयोगशाला में बंद कर लिया और एक बार फिर काल के दिमाग में वापस जाने का फैसला किया। मैं फिर से छोटे काल से मिला। उस समय मैं एक नन की तरह दिख रही थी। बच्चे ने मेरे साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन मुझे पता था कि ये संभव नहीं है। अचानक वह बड़े काल में बदल गया। उसने बताया कि बचपन में उसे एक टूटा हुआ पैर वाला पक्षी मिला था। अपने पिता से डरकर कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा उसने खुद उसे मार डाला ताकि उसे मुक्ति मिल सके। मुझे उसकी बात समझ आ गई। वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ वैसा ही करूं। वो मुक्ति चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वह शैतान फिर से प्रकट हुआ। ठीक उसी समय पीटर की टीम ने जगह का पता लगा लिया था। पता चला कि काल को उसी जमीन को सील करने के लिए काम पर रखा गया था जिसमें वो जानलेवा जाल था। वे तुरंत निकल पड़े। ड्रीम वर्ल्ड में वापस मैंने शैतान राजा काल से लड़ना शुरू कर दिया। उसी समय जूलिया लगभग पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसने सांस लेने के लिए छत से एक पाइप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान था।
मैंने शैतान की छाती में एक तलवार घोंप दी और महसूस किया कि छोटा काल भी घायल हो गया था। मुझे समझ आया कि ये दो व्यक्तित्व एक ही हैं। एक को चोट पहुंचाए बिना दूसरे को नहीं मारा जा सकता। वह बेचारी बच्ची मुझसे उसे बचाने की मुझे रुकने की भीख मांग रही थी। इसी बीच पीटर को नीचे एक सुरंग का रास्ता मिल गया। वहां से आखिरकार जूलिया मिली जो एक ट्यूब से हाँफ रही थी। उसने उसे दूर तैरने का इशारा किया और पूरी ताकत से शीशा तोड़ दिया। पानी भर गया और जूलिया को बचा लिया गया। उसी समय काल के मन में आंसुओं के बीच मैंने काल बच्चे को गले लगाया और उसे डुबो दिया, उसके दुख को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए राक्षस को नष्ट कर दिया। वास्तविक दुनिया में काल स्टारगर को आखिरी ऐंठन हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मैं रोते हुए उठा। जूलिया पीटर की बाहों में सिसक रही थी। कुछ दिनों बाद मैं काल के घर गया। मैंने वॉलेंटाइन उसके कुत्ते को गोद ले लिया। पीटर और मेरी भी छोटी सी बातचीत हुई। मैंने उससे कहा कि मैं रिवर्स तकनीक का इस्तेमाल करके एडवर्ड को अपने दिमाग में ले जाऊंगा। वो मेरी चिंता कर रहा था, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हमने विदाई ली और आखिरी दृश्य में आप देखते हैं एडवर्ड और मैं एक साथ हैनब किसी बंजर रेगिस्तान में नहीं बल्कि फूलों से लदे एक हरे भरे स्थान पर। आखिरकार मैंने उस लड़के का विश्वास जीत लिया। जिस पल वो दौड़कर मुझसे लिपट गया, मुझे पता था कि सब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और नोटिफिकेशन चालू कर दिया है। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।